So this is lecture number 2 of GOC. Lecture number 2 of GOC 1. इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। मान लीजिए आपको बोला कि आपके पास है Na+ और आपके पास है H3O+। आपसे पूछा है कि इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है। तो आपको पता था कि Na+ हो गया, NH4+ हो गया, ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। लेकिन जो H3O+ है ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, बट इट एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दोनों में अगर कोई पूछे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारा आंसर होगा H3O+। ठीक है। ऑल्दो H3O+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल बट इट इज सोर्स, इसीलिए हमने आंसर लगाया है H3O+। अगर हम न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल की बात करें तो एक और न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होता है, जो क्या करता है, एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियो वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से डिनोट आता है और फाइल मतलब लविंग, मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस रिएजेंट को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो विच अटैक्स ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ द सबस्ट्रेट और लव्स न्यूक्लियस और हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। Nucleophiles may be negatively charged ions or possess a lone pair of electron or pi electron। तो या तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, या उनमें लोन पेयर हो सकता है, या उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का ये सब एग्जाम्पल है, देख लीजिए H-, OH-, OR-, CN-, X-, R-, RC⋯O-, NH2-। देखिए ये बहुत अच्छा बेस भी है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है NH2-, SH-। और जितने भी लुईस बेस हैं, लुईस बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। लुईस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लुईस बेस वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो ऑल लुईस बेस विच कंटेन्स लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे H2O देखिए, इसमें 2 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट कर सकता है। डोनेट करता है तो लुईस बेस है, और लुईस बेस है तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली ROH, ROR, NH3, RNH2, R3N, CH2 इसमें देखिए आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, और इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ लूजली हेल्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल का। सिमिलरली इथलाइन यानी कि मेथ इथाइन जो है ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल काम करेगा क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको ऐसा मिले RMgX, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसमें जो R पे आपको स्टार दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, R नेगेटिव डोनेट करेगा, और ये R नेगेटिव जा करके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। सिमिलरली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 में H4 जो है H नेगेटिव निकालेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड में H नेगेटिव निकालेगा, और RLi में ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये भी R नेगेटिव निकालेगा। ठीक है। फिर एक होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल विच हैव 2 साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑन इन विच 2 और मोर एटम बियर अ लोन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, O पे नेगेटिव चार्ज है, N⋯O, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो देखिए O भी अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्बिडेंट। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम जो है इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। जैसे NH2OH में देखिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इट कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इट कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। सो अ सिंगल मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 साइट which can donate its electron
and can act as ambident nucleophile. Similarly, Cn minus, look at this. Carbon has negative charge, nitrogen has lone pair. So this carbon can also donate its electron and this nitrogen can also donate its lone pair. Hence, this can act as ambident nucleophile. एक और टर्म होता है, जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल का, इसके जगह पे एक होता है एजाइड आयन N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। एक टर्म होता है एम्बीफाइल। सी, ambident nucleophile was that molecule which was having two center and this two center can donate its electron, whereas ambifile, एक term होता है ambifile। Look, this ambifile, this type of molecule can act as both electrophile and as well as nucleophile. That means it can donate its lone pair in a chemical reaction as well as it can accept lone pair in chemical reaction. So that is why it is known as ambifile. So अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या पूछे ध्यान से सुनिएगा। सो क्वेश्चन क्या है, बोला कि CH3X और RX लिख के दे दे, CH3X और RX लिख के दे दे, and the question is tell whether this molecule is electrophile or nucleophile. See, CH3X में जो लोन पेयर है, CH3X में जो बेसिकली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, सिंस ये हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so it will attract the shared pair of electron. Hence, the halogen will have partial negative charge and CH3 will have partial positive charge. And now, if you bring a nucleophile, so this nucleophile can attack on CH3 positive part. Hence, CH3X or RX will act as an electrophile. Done? So, आंसर क्या हो जाएगा कि CH3X और RX जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव CH3Br, राइट। सो एंड वी आर bringing a nucleophile name as OH negative. So what will happen is that this shared pair of electron will be attracted by more electronegative atom bromine. Hence it will have partial negative charge and hence it will have partial positive charge. So what will happen is that this bromine will take its two electron, this bromine will take this two electron and this will separate out as Br negative and this OH will attack on electrophile, that is CH3. So the product will be CH3OH plus Br negative. Hence CH3Br acts as an electrophile. Done? तो ये था electrophile nucleophile. And now we will talk about कि एक रिएक्शन में, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट बन सकते हैं, उन इंटरमीडिएट्स का क्या फीचर है एंड व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दोज इंटरमीडिएट्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द सी देयर आर 5 इंटरमीडिएट्स: कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोएनाइन, कार्बिन एंड नाइट्रीन. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज 5 reaction intermediate and its important point. So let's start it. So in order to understand the different characteristics of reaction intermediate, we have one table, and in this table we have shown carbon free radical, carbocation, which is also known as carbenium ion or carbonium ion. These three are the same thing. Carbocation can also be called as carbenium ion, carbonium ion, and we have carbanion, C negative. So अगर हम बात करते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनता है, तो आपको पता है होमोलिटिक क्लीवेज से कार्बन फ्री रेडिकल बनता है.
कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन दोनों हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है। डन। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर को, तो आपको देखिए कार्बन में 3 कंप्लीट बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है। तो 1 2 3 मीन्स इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। डन। सिमिलरली कार्बोकैटायन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, देख लीजिए 1 2 3। लेकिन जो कार्बोएनाइन है उसमें 1 2 3 4 लोन पेयर विल ऑल्सो बी काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि कार्बन फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, हरदम नहीं, हर समय नहीं, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है CF3 नेगेटिव। CF3 नेगेटिव एक कार्बन फ्री रेडिकल होने के बावजूद इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और सिंस एक्सेप्शन है तो इसलिए हमने स्टार लगाया है यहाँ पे। इसका भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और इसका sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, पर इस लोन पेयर के कारण 2 डिग्री कम हो जाता है, तो इसका बॉन्ड एंगल अंक हो 107 डिग्री। शेप की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन सिंस sp3 है तो ये पिरामिडल होगा। इसमें देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7। इसमें 2 2 4 2 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन कार्बोएनाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर इट हैज़ अ लोन पेयर and this lone pair can be donated during a chemical reaction. Now since this has a free electron, magnetic behavior will be paramagnetic. This do not have any free electron, this will be diamagnetic, and this also will be a diamagnetic because octet is complete. If we talk about acid base, so एसिड बेस मतलब लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड क्या होता है, विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस क्या होता है, विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये क्या है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ना तो ये लुईस एसिड है, ना ये लुईस बेस है, तो इसमें तो लुईस एसिड और लुईस बेस की बात नहीं करेंगे। Carbocation can accept a pair of electron, so that's why it will be Lewis acid. This can donate pair of electron, so that's why this will be Lewis base. अगर हम बात करते हैं कि ये इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव है, इसको कौन स्टेबलाइज करेगा। आप क्या करिए, इसके साथ में लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली कार्बोकैटायन वी also has incomplete octet, so if we connect carbocation to electron donating group, so that electron donating group will provide electron to the carbocation as well as carboanion, so hence carbon free radical, and as well as carbocation will be stabilized by a electron donating group, and this has a complete octet and having a lone pair. So if we connect carbanion with electron withdrawing group, so electron withdrawing group, what it will do, it will capture the electron of carbanion, hence electron withdrawing group will stabilize carbanion. Done. So stabilized by carbon electron donating group, carbon free radical, and also carbocation will be stabilized by electron donating group, and carbanion will be stabilized by electron withdrawing group. If we talk about structure, तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसमें बेसिकली ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू होगा प्लेन, प्योर पी ऑर्बिटल में। इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन फ्री रेडिकल में, वो प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
सिमिलरली अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें तो कार्बोकेटाइन में बेसिकली जो p ऑर्बिटल हैं जो परपेंडिकुलर होगा, ये वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल है, वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन इसमें जो है लोन पेयर प्रेजेंट होगा किसमें, कार्बो एनायन में लोन पेयर प्रेजेंट होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथाइल कार्बोनियम आयन, यानी कि कार्बोकेटाइन दे रखा है आपको और बोला है कि गलत स्टेटमेंट चूज करिए इन चारों में से। देखिए कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये तो हमने पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोफाइल विथ सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है कि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट में। वैकेंट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेनर एंड इन प्योर p ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बात किया था स्ट्रक्चर। वैकेंट ऑर्बिटल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल इज प्योर p, sp2 नहीं, प्योर p ऑर्बिटल होता है वैकेंट। तो ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो दिस विल बी द आंसर। सो हमने 3 बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन एंड कार्बन आयन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे कार्बिन। देखिए कार्बिन को CH2 और कार्बन पे लोन पेयर से डिनोट करते हैं, तो कुछ ऐसा इसको बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस पे ना तो चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए कार्बिन न्यूट्रल होता है। इसके आउटर मोस्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डेड विद 2 मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप, यानी कि कार्बिन क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है, एक ऐसा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, जो बेसिकली 2 मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप से बॉन्डेड है। मोनोवेलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, या तो हाइड्रोजन से, या बेसिकली फ्लोरीन से या क्लोरीन से बॉन्डेड होगा। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डेड विद 2 मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, यानी कि बॉन्डेड 4 इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डेड कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसीलिए कार्बिन जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैंस इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए कार्बिन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक सिंगलेट कार्बिन, एक ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, नाम क्यों पड़ा, ध्यान से सुनिए। देखिए जो सिंगलेट कार्बिन होगा उसको ऐसे बनाएंगे। सिंगलेट कार्बिन में जो दोनों लोन पेयर होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही ऑर्बिटल में होगा और बेसिकली एक ऑर्बिटल खाली होगा। सो बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में होने के कारण 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर के कारण एंगुलर या वी शेप्ड या बेंट शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। लोन पेयर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर हम बात करते हैं कि सिंगलेट नाम क्यों पड़ा, तो हम हून्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी लगाते हैं। तो हून्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी कहता है 2 इंटू एस, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, 2 इंटू स्पिन क्वांटम नंबर प्लस 1। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, एक का प्लस हाफ, तो एक का माइनस हाफ, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। So if 2 electrons are present in the same orbital, so one electron will have plus half spin quantum number and the other electron will have negative minus half spin quantum number. So 2 into plus half minus half, तो ये दोनों खत्म, तो 0 0 into 2 0 0 plus 1। सो यहाँ पे हून्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी आ रहा है 1, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होगा, जो लोन पेयर था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन था वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। सो बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp, स्ट्रक्चर होगा लीनियर, और लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए पैरामैग्नेटिक है। ट्रिपलेट क्यों बुलाते हैं, क्योंकि देखिए एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का भी प्लस हाफ होगा, तो प्लस हाफ 1 होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 आया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। अब ध्यान से देखिए, जो ट्रिपलेट कार्बिन है ये जनरली ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होता है। ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि देखिए सिंगलेट कार्बिन में लोन पेयर है तो इसका रिपल्सन लगता है,
ठीक है, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड द बॉन्डेड, लेकिन ट्रिपलेट में लोन पेयर नहीं है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, जनरली सिंगलेट कार्बिन। लेकिन अगर क्या हो, अगर बैक बॉन्डिंग हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्लोरीन आप लेके आ गए, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो बैक बॉन्डिंग के कारण सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रिपलेट कार्बिन से। कब, जब बैक बॉन्डिंग हो ट्रिपलेट कार्बिन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जनरली ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बट इफ बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट देन सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। तो जैसे अगर आपसे ऑर्डर पूछे CF2 CL2 CCl2 CBr2 और CI2 बोले और स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन पूछे, तो आप देखिए एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग 2p में ज़्यादा होता है तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल यही होगा, फिर सब में कम होते जाएगा तो बैक बॉन्डिंग तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है नाइट्रीन। ध्यान से सुनिए, नाइट्रीन जो है वो ऐसा एक एटम होता है नाइट्रीन, यानी कि नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर, उसको बुलाते हैं नाइट्रीन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, RC+ON, तो ये एक नाइट्रीन है, इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन। क्या बुलाते हैं, एसाइल नाइट्रीन। अब ध्यान से देखिए कि नाइट्रोजन स्पीसी है और ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज जो बेसिकली मोनोवेलेंट एटम से बाउंडेड टू मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप, और इसके आउटर मोस्ट में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए मोनोवेलेंट एटम मतलब एक यहाँ पे या तो हाइड्रोजन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है, तो मोनोवेलेंट एटम से बाउंडेड हो। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, 2 4 2 6, 2 तो बॉन्डेड है और 4 नॉन बॉन्डेड है, देख सकते हैं आप। ये भी 2 टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो इसको लिख लेते हैं। सो नाइट्रीन ये होता है, यानी कि न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज बाउंडेड टू अ मोनोवेलेंट ग्रुप। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 तो बाउंडेड 4 फ्री, और इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन। ये भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। एक लास्ट इंटरमीडिएट है, दैट इज बेंजाइन। देखिए बेंजाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप बेंजीन रिंग बनाइएगा और एक बाहर में एक पाई बॉन्ड लगाइएगा, इसको बोलते हैं बेंजाइन। तो देखिए बेंजाइन कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पे ले जा रहे हैं हेलोबेंजीन। क्या ले रहे हैं, हेलोबेंजीन। तो हेलोबेंजीन में यहाँ पे हमने लगाया हेलोजन और यहाँ पे हम लगा रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो छुपा होता है, हम दिखा रहे हैं सिर्फ। तो हमने लिया हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से खा जाएगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से खा जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को खाया तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन बना और यहाँ पे जो लोन पेयर था वो बचा रह गया, यहाँ पे लोन पेयर बचा हो गया। ये जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस है ये सिर्फ हाइड्रोजन को खाएगा और लोन पेयर जो है वो बचा रह गया बेंजीन पे, तो लोन पेयर यहाँ पे बचा रह गया। फिर यहाँ पे हेलोजन क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग जाएगा, क्योंकि हेलोजन जो होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से हेलोजन जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल बचा। तो ये जो जिसमें इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल में, इसको बोलते हैं sp2 ऑर्बिटल, और ये भी sp2 ऑर्बिटल है। तो अब क्या होगा, sp2 ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग होने के बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये बेंजीन, इसका 3 पाई बॉन्ड और ये ओवरलैपिंग से एक नया पाई बॉन्ड बना। तो देखिए ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बन रहा है।
तो पहले तो बेंजीन में 1 2 3 4 5 6 sp2 कार्बन तो था ही, पर एक पहले 5 1 2 3 4 5 पहले 5 था, अब 6 हो गया, यानी sp2 कार्बन जो है बेंजीन में वो 6 है और sp कार्बन जो है वो 0 है। तो ऐसे बनता है बेंजाइन। डन। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में जैसे फॉर एग्जांपल CX है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। या तो डिस्प्लेसमेंट परमानेंट हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट टेम्पररी हो सकता है। परमानेंट इफेक्ट जो होगा कि परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट इन मॉलिक्यूल इज परमानेंट। क्या कब कब होगा, जब इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा ये परमानेंट इफेक्ट होगा। तो इसके एग्जांपल देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट दोनों को सेम ही बुलाते हैं, और हाइपर कंजुगेशन यानी कि एच इफेक्ट। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है मीजोमेरिक यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट का, फिर हाइपर कंजुगेशन का, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का। टेम्पररी इफेक्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट इन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉज। मतलब अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल कॉज है तभी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो एक्सटर्नल कॉज हट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। दैट्स इट।